लास्ट क्लास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल शुरू किया था, याद है? सर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेफिनेशन बताया था Yes, sir. कि वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। याद है? याद है? बोलिए। यस। तो जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड देखे थे, अलग अलग सिस्टम के कारण, रॉड के कारण, रिंग के कारण, डिस्क के कारण, हॉलो स्फीयर के कारण, सॉलिड स्फीयर के कारण, इस तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी हर तरह के सिस्टम के कारण निकाला जा सकता है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। मैं एक एक करके, बहुत कुछ तो आसान है, तो एक एक करके मैं सीधा सीधा फॉर्मूला भी लिखता चलता हूँ, उसके बाद आप, और ये फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर ऑफ फॉर्मूला थोड़ा ज्यादा है इस चैप्टर में, लेकिन याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि सेम फॉर्मूला नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिपीट हो जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है, मास की जगह चार्ज आएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जगह 1/4πε0 आएगा। अदरवाइज जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता था वैसे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता था वैसे वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, समझा कुछ? Yes, sir. तो सबसे पहले पॉइंट मास को देखिए। जैसे ये एक पॉइंट मास m है, तो इससे x डिस्टेंस दूर पॉइंट P पर पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा -gm/x। करके दिखाता हूँ कैसे होगा, वैसे बहुत आसान है। तो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा आपको लग रहा है, y एक्सिस पर हमने पोटेंशियल रखा और x एक्सिस पे डिस्टेंस, तो ये कुछ ऐसा होगा। xy इक्वल टू नेगेटिव कांस्टेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट। अदरवाइज आप ऐसे समझो, जैसे जैसे x इंक्रीज होगा vp 0 की तरफ बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे x डिक्रीज होगा vp का मैग्नीट्यूड नेगेटिव में बढ़ता जाएगा और 0 पर जाके इंफिनिटी होगा। तो ये आपका पॉइंट मास के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ग्राफ होगा। आप सोच रहे हो? हाँ बोलो। हमारा ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला डेरिवेट करके नहीं होगा कि इसका डेरिवेशन कह रहे हो ना? हाँ सर, डेरिवेट नहीं किया था सर, डेफिनेशन लिखा था। हाँ हाँ, डेफिनेशन बताया था, तो उस डेफिनेशन से ही इसको डिराइव करो तो देखो कितना आसान हो गया। क्या बताया था? वर्क डन, बताओ क्या सर? वर्क क्या क्या बताया था? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास
from infinity to a given point is called potential. यही था. sir. अच्छा, तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो किसी पॉइंट पर अगर हम ऑब्जेक्ट होगा, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लग रहा होगा, Yes, है ना? sir. तो यूनिफॉर्मली यहाँ से यहाँ लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाने की जरूरत होगी, है ना? तो x डिस्टेंस पर अगर मैं फर्दर dx इधर आऊं, देखो dx किधर आ रहे हैं? x के उल्टा. तो हम क्या लिखेंगे? f इंटू माइनस dx, और f और dx के बीच का एंगल 180 डिग्री, तो इंटू कॉस 180 डिग्री. इसका इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू इंफिनिटी से x होगा. यही होगा ना वर्क डन? बोलना भाई. और ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा, तभी ये यूनिफॉर्म स्पीड से यहाँ ला पाएंगे. तो ग्रेविटेशनल फोर्स gm/r² होता है. तो 1 kg यूनिट मास है, तो gm/x² फोर्स हो गया. cos 180 माइनस होता है, तो cos 180 का माइनस और ये माइनस मिला के प्लस हो गया, तो इंटू dx हो गया. हो गया ऐसा? Yes, sir. 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/x. -1/x. तो ये हो गया माइनस gm/x. इंफिनिटी करोगे तो 0 हो जाएगा. समझे? Yes, sir. आया समझ में? तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. क्लियर है? पॉइंट मास जल्दी से लिख लो, फिर बाकी बताता हूँ मैं. Done, sir. हो गया. Yes, sir. अलग शेप साइज के लिए देखिए.
सिमिलरली रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल देख चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देख चुके हैं। बोलो ना। रिंग के लिए किसी पॉइंट उसके एक्सिस पर अगर हो तो ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या फॉर्मूला होगा, देख चुके हैं ना। यस सर। उसी यूनिफॉर्म रिंग के कारण पोटेंशियल क्या होगा वो देखते हैं। रेडियस r, डिस्टेंस x। इस केस में पोटेंशियल एट पॉइंट P होगा -gm अपॉन √r² प्लस x²। समझ आया कुछ? समझ आया कैसे? समझ आया कैसे? इसी में x = 0 पुट कर दोगे तो सेंटर ऑफ रिंग मिल जाएगा, मिलेगा ना। यस सर। वो हो जाएगा -gm/r। ये डेरिवेशन समझ आ रहा है कैसे हुआ है? सीधा सीधा है भाई। कोई भी पॉइंट ले लोगे, कोई भी एक पॉइंट मास ले लोगे तो इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस ये तो √r² प्लस x² ही होगा। सर। यस सर। और पोटेंशियल वर्क डन है मतलब स्केलर क्वांटिटी है हाँ। ना। तो हर मास यहाँ से इतने ही डिस्टेंस पर है और पॉइंट मास का फॉर्मूला ऊपर देखा, Yes, -gm sir. अपॉन डिस्टेंस, उसी को इंटीग्रेट करना है ना। यस सर। समझ आया सबको? सर। पूरा का पूरा रिंग का मास इस पॉइंट P से इतने ही डिस्टेंस पर है ना। तो हर पॉइंट मास के कारण पोटेंशियल को अल्जेब्रिकली ऐड करते जाएंगे हम लोग, तो ये इंडिविजुअल मास के कारण क्या हो जाएगा, -gdm अपॉन √r² प्लस x²। तो पूरे मास के कारण इंटीग्रेट करोगे तो dm का इंटीग्रेशन m होगा। बाकी सेम सारी कैसे चीजें तो डिस्टेंस होगा? क्या हुआ? सेम कैसे डिस्टेंस होगा हर एक? ये भगवान, विजुलाइज करो, मुझे नहीं पता। किसी भी रिंग के एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो रिंग के पेरिफेरी से हर पॉइंट पर सेम डिस्टेंस नहीं होगा। अच्छा हाँ होगा सर। ये कौन टाइप का बनेगा ना, हर पॉइंट से सर इतना नहीं, ही मुझे डिस्टेंस। लगा इंटरनल भी आपने बोला वैसा, क्या? तो मुझे लगा रिंग के अंदर भी ऐसा लगा। नहीं, ठीक है, रिंग हो गया। लिख लो, अपनी भाषा में लिख लो, पहले कॉपी कर लो और जो डाउट्स है वो कॉर्नर में लिखते चलो अपना, कि कैसे हुआ क्या हुआ लॉजिक के साथ।
हो गया, आगे बढ़ूं? Yes, sir. यही रिंग की जगह अगर डिस्क हो, तो रिंग और डिस्क में फर्क क्या है कि डिस्क में इस पूरे एरिया में मास होगा, है ना? Yes, sir. तो ये एक डिस्क है, इस डिस्क के एक्सिस के किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए, तो इस डिस्क का रेडियस r है और ये डिस्टेंस x। इस केस में पोटेंशियल एट पॉइंट P, इसका फॉर्मूला होगा -g into 2 सिग्मा ब्रैकेट के अंदर √r² प्लस x² माइनस x। याद कर लो, डेरिवेशन में दिक्कत हो नहीं हो चलेगा, बट ये याद रखना जरूरी है। कैसे है मैं डिराइव कर दूंगा, घबराओ मत, बट बताया था। इसमें सिग्मा है मेरा मास पर यूनिट एरिया, दैट इज m/πr²। इस फॉर्म में इसलिए लिख दिया क्योंकि जितना कम टर्म रहेगा याद करना आसान होगा। ठीक है, अब इसको अगर प्रूव करना है मुझे तो देखना सब ध्यान से। अगर इसको प्रूव करना है तो देखो, ध्यान से देखो, एक भी स्टेप मिस करोगे तो मैं इसमें पूरा नहीं बताने वाला बैठ के। अगर मैं यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर dr थिकनेस ले लूं तो ये एक रिंग हो गया ना? इस रिंग के कारण पॉइंट P पर जो भी पोटेंशियल होगा उसी को इंटीग्रेट करना है मुझे। बोलो बोलो। Yes, sir. sir. तो -g रिंग का फॉर्मूला m, तो m की जगह अब होगा सिग्मा इंटू 2 स्मॉल r dr अपॉन √r² प्लस x² का इंटीग्रेशन 0 से लेकर कैपिटल R। समझे कुछ? Yes, sir. -g 2 सिग्मा इधर हो गया r/dr अपॉन √r² प्लस x² फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। चमक रहा है कुछ? Yes, sir. इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इसके इंटीग्रेशन करने के लिए लेट z इज इक्वल टू r² प्लस x², तो dz हो जाएगा 2r/dr, तो ये हो गया Yes, -g 2 सिग्मा इंटीग्रेशन के अंदर। मैं बार बार कर रहा हूँ, डेरिवेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा भी डाउट न रहे दिमाग में। ठीक है,
ऐसा होगा। 1/√z का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/√z का इंटीग्रेशन क्या होगा? -1/। √z अपॉन 1/2। अरे 1/√z मतलब z टू द पावर -12, तो -12 + 1 -12 + 1 तो हो गया z टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2। Yes, sir. Yes, sir. दैट इज 2√z हो गया। तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, केवल √z बच गया। आया समझ में? केवल √z बच गया। अब z Yes, की sir. वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो -g 2π सिग्मा ब्रैकेट के अंदर √x² प्लस स्मॉल r², और स्मॉल r का लिमिट है 0 से कैपिटल R तक। तो ये हो गया -g 2π सिग्मा कैपिटल R² प्लस x² माइनस x। प्रूव हो गया। आया समझ में? Yes, sir. कॉपी कर लीजिए। फिर दूसरे शेप साइज का ही बताता हूँ। Done, sir. Done, sir.
हो गया, आगे बढ़ूं? Yes, sir. इसके बाद हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। ये एक हॉलो स्फीयर है, ये इसका सेंटर है, ये रेडियस r है, ये इसका मास m है, और हॉलो, और ये कोई पॉइंट P है जो यहाँ से x डिस्टेंस पर। इसमें दो बातें हो सकती है। x का वैल्यू अगर r से ज्यादा है तो हॉलो स्फीयर के बाहर पॉइंट लाई करेगा, और अगर x का वैल्यू r से छोटा है तो अंदर लाई करेगा, है ना? Yes. तो इस केस में पोटेंशियल एट पॉइंट P, इसकी वैल्यू होगी -gm/x। कब? जब x r से ज्यादा है, ठीक है? जब x r से ज्यादा है तो -gm/x, और जब x r से छोटा है तो उस केस में कांस्टेंट होता है -gm/r, कैपिटल R। ये फॉर्मूला है। इसका अगर आप ग्राफ देखेंगे तो इस बात का मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू r तक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा -gm/r। उसके बाद पॉइंट मास की तरह वेरी करेगा, है ना? Yes, sir. इसको कॉपी करो और मन ही मन सोचो कि ये रिजल्ट क्यों आया। डेरिवेशन की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हाँ ये फॉर्मूला याद रखना है, तो कॉपी भी करते रहो और दिमाग भी लगाते रहो कि इसका डेरिवेशन कैसे हुआ होगा।
बोलो, कुछ समझ आया? कॉपी कर लिए? Yes, sir. कुछ समझ आया कि ये रिजल्ट कैसे आया? No, sir. नहीं समझ। सर लोअर लिमिट आर रहेगा इसकी वजह से। चलो सुनो, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड याद हो तो सॉलिड स्फीयर हो या हॉलो स्फीयर हो, आउटसाइड पॉइंट के लिए पॉइंट मासिंग के जैसा ही फॉर्मूला आता है, आया ना? सर आता है? Yes. बोलो। यस सर। सर तो आउटसाइड पॉइंट के लिए अगर पोटेंशियल निकालेंगे जैसा, तो जैसा पॉइंट मास का आया था वैसा ही होगा। होगा। तो यस सर। आउटसाइड पॉइंट के लिए पॉइंट मास वाला फॉर्मूला होगा -gm/x। आउटसाइड हाँ। का क्लियर? Yes, sir. अब इनसाइड का देखो, तो हॉलो स्फीयर में इनसाइड फील्ड कितना होता है? 0। 0 होता है। मतलब किसी यूनिट मास को इंफिनिटी से हॉलो स्फीयर के सरफेस तक लाए, जो वर्क करना पड़ा उसके आगे ले जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। No, sir. मतलब जो सरफेस पर पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल उसके अंदर हमेशा होगा। Yes, sir. तो आउटसाइड वाले फॉर्मूला में x इज इक्वल टू आर पुट कर दो तो सरफेस पर मिल गया, और वही उसके अंदर भी कांस्टेंट रहेगा, तो आ गया -gm/r इनसाइड हर पॉइंट के लिए। Yes, sir. तो ये जो मैं समझाया हूँ इसको अपने नोटबुक में लॉजिकली लिख लीजिए, नहीं तो घर जाके भूल जाइएगा। समझे? Yes, sir. हो गया? आगे बढ़ो। सर लिख लिया अपनी भाषा में सब लोग नोटबुक में लॉजिक के साथ? Yes, sir. अब हॉलो स्फीयर के बाद अगर सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर में मास थ्रू आउट द वॉल्यूम होगा
इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस r है, मास m है, किसी पॉइंट P जो कि सेंटर से x डिस्टेंस पर है, उसमें मुझे पोटेंशियल चाहिए। तो ध्यान से देखो सब। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P माइनस GM अपॉन x, ये यही होगा x ग्रेटर इक्वल टू r के लिए। कोई डाउट? No, sir. क्योंकि सॉलिड स्फीयर में भी देखे होगे फील्ड के समय आउटसाइड पॉइंट के लिए पॉइंट मास के जैसा ही बिहेव करता है। Yes, sir. श्योर? इनसाइड पॉइंट के लिए माइनस GM अपॉन r³ 2r³ इंटू 3r² माइनस x²। ये कब होगा? जब x लेस देन इक्वल टू r होगा। तो ऊपर वाला डेरिवेशन तो समझ गए होंगे आप। Yes, sir. नीचे वाला हो सकता है अभी तक नहीं समझे होंगे। ठीक है, तो नहीं समझे होंगे तो कोई बात नहीं, समझेंगे हम लोग। अब पहले देखते हैं। तो इसमें पोटेंशियल का ग्राफ कैसा होगा? x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, x इज इक्वल टू इस एक्सप्रेशन में 0 पुट करोगे तो पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में मैक्सिमम मिलेगी, -3gm/2r। यस सर। sir, उसके बाद x इज इक्वल टू r तक ये डिक्रीज होगा और उसके बाद ये पॉइंट मास के जैसा डिक्रीज होगा। -3/2 x 0 पुट करने पर यही आएगा ना, अपॉन r। सरफेस पर ये आ जाएगा -GM/r। होगा ऐसा? sir, इसमें यहाँ सरफेस पर इसके अंदर ये -GM/r था, ये है ना। तो ये हो गया फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना है। अब क्या कीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, फॉर्मूला ग्राफ सब। अब मुझे इसमें जो फर्स्ट केस है आउटसाइड पॉइंट के लिए वो बताने की जरूरत नहीं है, वो तो पॉइंट मास के जैसा ही है Yes, है sir. ना। sir, सर सेकेंड है, उसको आप लोग खुद डिराइव करने की कोशिश करो, नहीं तो मैं कर दूंगा। पहले कॉपी कर लो।
लिख लिए? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड का कैसे आया कुछ पता चला? नहीं, तो देखो इधर। किसी का चाहिए? तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी हम लोगों को मालूम है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी, मालूम है ना? Yes, sir. तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू सरफेस प्लस फ्रॉम सरफेस टू पी, बोल सकता हूँ ऐसा? Sir. इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ए पार्ट का रिजल्ट वो आ जाएगा, लेकिन मैं डेफिनेशन से मैं इसको बोल सकता हूँ पोटेंशियल एट सरफेस। आपको मिनिमम लिखना पड़े इसके लिए, इस पार्ट को बोलो। Yes, sir. इस पार्ट को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल इनसाइड पॉइंट पर फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, देखो जरा सा। ग्रेविटेशनल फील्ड में देखो gmx अपॉन आर क्यूब आया था फर्स्ट लेक्चर में। Yes, sir. फर्स्ट नहीं सेकेंड या थर्ड में कहीं होगा, ऐसा आया था। Yes, sir. तो gm अपॉन आर क्यूब एक्स dx, और इसका लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ होगा? x इज इक्वल टू r से x तक, ऐसा होगा Sir. पक्का? Yes, sir. कोई डाउट नहीं? तो अब देखो पोटेंशियल एट सरफेस, इसको मैं लिख दूंगा माइनस जी एम अपॉन आर लिख दूंगा, प्लस इसको लिख दूंगा जी एम अपॉन आर क्यूब, और x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 होगा। Yes, sir. Sir. तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ध्यान से देख, माइनस जी एम अपॉन आर प्लस जी एम एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब माइनस जी एम अपॉन 2 आर, होगा ऐसा? Yes, sir. Sir. तो फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा? ऐसा मिलेगा? Yes, sir. चेंज करने के लिए माइनस जी एम अपॉन 2 आर क्यूब, इसको कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 3 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही आया था, यही ऊपर लिखा हुआ था। Yes, sir. Sir. कॉपी कर लो, सारे प्रूफ बता दिए मैंने, कोई डाउट किसी को?
सर आपने हॉलो स्फीयर में क्यों नहीं वैसा? क्या हॉलो स्फीयर में? सर वो W इंफिनिटी सर क्या बोलो ना? सर इंफिनिटी सर वो पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी। मैं समझ नहीं रहा हूँ, क्या बोल रहे हो, जरा ठीक से सर बताओ। वो वर्क डन इंफिनिटी सरफेस में था। क्या इंफिनिटी से? फिर से बोलो क्या? सर सेकंड स्टेप में सेकेंड स्टेप हॉलो स्फीयर बोल रहे हो या सॉलिड स्फीयर? पहले ये बोलो। सॉलिड। हाँ, सॉलिड में। तो इंफिनिटी से पॉइंट पी तक लाने का मतलब है कि इंफिनिटी से सरफेस तक और सरफेस से पी तक दोनों को ऐड कर देना है, क्योंकि इंफिनिटी से सरफेस तक आने तक जो वर्क होगा उसमें फील्ड का फॉर्मूला अलग है, सरफेस से अंदर आने में जो होगा उसमें फील्ड का फॉर्मूला अलग है, तो दोनों वर्क डन अलग अलग निकाल के ऐड कर देंगे। समझा कुछ? बोलो। यस तो इंफिनिटी से सरफेस तक का जो वर्क डन होगा बाय डेफिनेशन उसी को पोटेंशियल एट सरफेस बोलते हैं। बोलो। यस सर हॉलो स्फीयर में वैसा क्यों नहीं किया इंफिनिटी से सरफेस तक? उसमें भी किया, तुम्हें समझ नहीं आया, उसमें भी यही किया। तुम लोग अरे कहाँ दिमाग रखते हो। उसमें भी वही किया, बट उसमें कैलकुलेशन करने के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, ओरली हो गया। कैसे? तो हॉलो स्फीयर के अंदर फील्ड कितना होता है? 0। अच्छा हाँ 0। कांस्टेंट होगा तो पोटेंशियल। सेकेंड वाला पार्ट 0 हो गया, फर्स्ट वाला पार्ट बच गया, तो लिखने की जरूरत नहीं थी ना। यस Done, sir. हो गया, आगे बढ़ो। सर। Yes, sir. ये कहानी हो गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। किसी पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मालूम है, तो उस पॉइंट पर अगर मास m होगा तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी मास मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। कॉमन सेंस है, ये सारा फॉर्मूला डिराइव हुआ है यूनिट मास 1 kg के लिए। Yes, sir. सर। तो कोई एक मास m होता तो सारा रिजल्ट उसी m से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। सर। Yes, sir. फर्स्ट नोट, if a mass small m is placed at a point where
gravitational potential is Vp, then gravitational potential energy of the mass is given by 2 is equal to m into Vp. ठीक है, sir, कॉमन सेंस है. सर हाँ, सर फिर हम लोग ने जो ऊपर के जो फॉर्मूला डिराइव किए उसमें तो एम था ही ना, मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी हो गया. ओ भाई साहब, तुम लोग का एकदम खाली है. वो m था जिस मास के कारण पोटेंशियल है, और जिस ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे थे इधर उधर, वो यूनिट मास था 1 kg. यस सर ओके समझा. तो उसका मास वहां पर कुछ और होता, तो सपोज एक हॉलो स्फीयर है, उसके कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकाला, वो आ गया तुम्हें 2 जूल पर केजी. तो वहां 1 kg का मास रखोगे तो 2 जूल आएगा, 2 kg का मास रखोगे तो उसकी एनर्जी 4 जूल होगी, 3 kg का मास रखोगे तो उसकी एनर्जी 6 जूल होगी. यस सर. तो पॉइंट पी पर मास m रखा गया है. ठीक है, यस सर समझा. कॉपी कर लीजिए. तो क्या आगे बढ़ूं? यस यस sir, नेक्स्ट इज इंटरैक्शन एनर्जी. कोई भी इंटरैक्शन एनर्जी दुनिया में क्या होगा, जैसे समझो 2 पॉइंट मासेस हैं. ठीक है, तो दोनों पॉइंट मासेस, कोई भी अपने घर में सामान देखते हो कहीं भी, तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है किसी भी 2 ऑब्जेक्ट में, तो सबको एक साथ आ जाना चाहिए ना. आई बात समझ में? लेकिन सबके बीच से प्रेशर है, सब अपनी अपनी जगह है. तो ऐसे सोचो कि कोई 2 ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे को पुल कर रहा है, तब तो किसी भी 2 ऑब्जेक्ट को किसी से प्रेशर पे रहना नहीं चाहिए. तो अगर मैं 2 ऑब्जेक्ट को, जो दोनों एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है इंफिनिटी, वहां से दोनों को लाकर अगर मैं एक कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूं, तो इसमें एनर्जी खर्च होगी, क्योंकि हर पॉइंट मास दूसरे पॉइंट मास को अपनी ओर पुल करेगा, तो कोई 2 पॉइंट मास को डिफाइंड सेपरेशन पर रहना ही नहीं चाहिए, है ना. सर एक बार और समझाओ. सपोज 2 बॉल है,
दोनों बॉल एक दूसरे को अपनी ओर पुल करता है, तब तो दोनों को हमेशा एक दूसरे से मिल जाना चाहिए, यस है ना। लेकिन सिस्टम में देखो हर दो मास के बीच एक सेपरेशन है, तभी सिस्टम बना है यस सर। सर है ना। तो हम अगर ऐसे समझें, डेफिनेशन चलो बाद में ऐसे समझते हैं कि अगर मैं दो पॉइंट मास, एक M1 और एक M2, ये दोनों पॉइंट मास एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है, इस तरह का कुछ स्टेबल कहानी है, तो दोनों तो एक दूसरे को अपनी ओर पुल कर रहा होगा, सर है ना। दोनों एक दूसरे को अपनी ओर पुल कर रहा होगा। तो अगर ये दोनों मास को हम इंफिनिटी से एक दूसरे के पास लाए यूनिफॉर्मली, तो इसमें मुझे वर्क करना पड़ेगा। वर्क इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को तो फोर्स से पुल कर रहे थे। फोर्स से पुल कर रहे थे का मतलब ये हो गया कि दोनों में एक्सेलरेशन होगा, तो दोनों की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। अरे ये बात समझ में, तो यूनिफॉर्मली आ ही नहीं सकता है, कभी ये स्टेबल सिस्टम बन ही नहीं सकता है जिसमें दोनों रेस्ट पर रहे, है ना। यस सर तो ये जो दोनों के बीच का इंटरैक्शन फोर्स है, इस इंटरैक्शन फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन होता है इन असेंबलिंग अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पार्टिकल, उस वर्क डन को हम लोग इंटरैक्शन एनर्जी कहते हैं। तो इंटरैक्शन एनर्जी का डेफिनेशन अगर पूछोगे तो इसका ये मतलब हुआ कि वर्क डन इन वर्क डन अगेंस्ट interaction forces, work done against interaction forces of system in assembling the system. बार बार कह रहा हूं, असेंबलिंग द सिस्टम का मतलब मैं 1 kg का मास कहीं से लाके यहाँ रखा और दूसरा 2 kg 5 kg कुछ भी का मास कहीं से लाके यहाँ रखा। तो जैसे ही इस मास को लाया, उससे पहले जो मास आ चुका था वो इस पर फोर्स लगा रहा होगा ना, जिसकी वजह से ऐसी असेंबली कॉन्फ़िगरेशन बनाने में मुझे वर्क करना पड़ा। यस सर तो ये जो असेंबली कॉन्फ़िगरेशन या सिस्टम बनाने में मुझे जो वर्क करना पड़ा, वो इस सिस्टम का इंटरैक्शन एनर्जी कहलाएगा। तो इस इंटरैक्शन एनर्जी को समझने के लिए मैं पहले 2 पॉइंट मास सिस्टम को समझता हूँ। 2 को समझ लेंगे, 3 को समझ लेंगे, मल्टीपल पॉइंट मास सिस्टम को भी समझ लेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखो, फॉर सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट मास। मतलब एक मास ये M1 है और दूसरा मास ये M2 है। मुझे एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बनाना है कि 2 पॉइंट मास एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रहे, ठीक है। मुझे ऐसा सिस्टम बनाना है और दोनों पॉइंट मास अभी एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, मतलब एक दूसरे के साथ अभी उनका कोई इंटरेक्शन नहीं है। सब ध्यान से सुनेगा। तो
तो एक दूसरे के साथ इनका कोई इंटरेक्शन है। तो मैं क्या करूंगा, पहले एक पॉइंट मास को लाऊंगा और यहाँ पर फिक्स कर दूंगा, है ना। उसके Yes. बाद जाऊंगा दूसरा पॉइंट मास को लाऊंगा और यहाँ पर फिक्स कर दूंगा, ऐसा होगा सर Yes. होगा। अब इसी बात को सोचो, जब मैं पहला पॉइंट मास को लाया और यहाँ फिक्स किया तो इसमें तो मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ा, क्योंकि उस पहले वाले पॉइंट मास पर फोर्स लगाने के लिए कोई था ही नहीं। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, पक्का बोलो। सर Yes, sir. Yes, sir. But- Yes, sir. अब अगर मैं दूसरा वाला पॉइंट मास लाऊंगा और उसको यहाँ पर रखूंगा, तो जो मैं पहला वाला लाया था उसके अगेंस्ट मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। सर Yes. तो वो जो वर्क डन होगा यही इसका इंटरेक्शन एनर्जी होगा। तो कॉमन सेंस से देखो, ऐसे समझो, वर्क डन जब हम पहले पार्टिकल को, जब हम ऐसे समझो, इसको ऐसे लेता हूँ, वर्क डन जब हम फर्स्ट पार्टिकल को इंफिनिटी से 1 तक लाए, उसके बाद हम सेकेंड पार्टिकल को इंफिनिटी से 2 तक लाए, तो इसमें तो वर्क डन 0 करना पड़ा क्योंकि पहले से कोई था ही नहीं, है ना। Yes. बट इसमें वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि पहले से m1 था, और जो वर्क डन करना पड़ेगा वो इस पॉइंट 2 का पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय मास होगा, जो पोटेंशियल पहले पढ़ चुके हैं। तो ये होगा माइनस जी m1 m2 अपॉन r, पॉइंट 2 का पोटेंशियल ड्यू Yes, टू sir. m1 मल्टीप्लाइड बाय m2। आई बात समझ में। Yes, sir. 2 पॉइंट मास सिस्टम के लिए G माइनस जी m1 m2 अपॉन r, ये इंटरेक्शन एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, सर अब सोचोगे 3 होता तो क्या होता, तो 3 भी देख लेते हैं। और जब 3 देख लेंगे तो हम लोगों को पैटर्न पता चल जाएगा, फिर कितना भी होगा तो क्या होगा देख लेंगे, बट 3 से ज्यादा आपसे कभी पूछेगा नहीं। फॉर सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स, इधर देख सब। अब सपोज देखना बाद में, एक m1 यहाँ है, ठीक है, तुम लोग खुद समझना, m1 को यहाँ लाए, कोई वर्क नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। सर अच्छा, अब m1 यहाँ रख दिए और m2 को लाए और रख दिया कितने डिस्टेंस पर, तो कुछ नाम दे दो, r12 नाम दे दो, इतने डिस्टेंस पर। अब वर्क डन होगा कितना, तो माइनस जी m1 m2 अपॉन r12 ऐसा होगा। Yes, sir. अब ये दोनों यहाँ है और m3 को लाए और यहाँ रख दिए। m3 को जहां रखा वो 1 से r13 पर है मान लो, और 2 से r23 पर है। अब ध्यान से देखिएगा सब, तो m3 को लाने में मुझे कितना काम करना पड़ेगा, तो m3 पर 1 का भी पोटेंशियल होगा, 2 का भी होगा, Yes, sir. तो केवल 1 के कारण माइनस जी m1 m3 अपॉन r13, और Yes, 2 sir. के कारण फिर माइनस जी m2 m3 अपॉन r23 होगा ऐसा। Yes, sir. सर अब हम तीनों को ला चुके हैं और सिस्टम बना चुके हैं, तो ये पैटर्न देखकर
आपको ऐसा लगता है कि ये हो गया -G M1 M2 अपॉन R12 -G M1 M3 अपॉन R13 -G M2 M3 अपॉन R23 और ये हो गया U सिस्टम, है ना। तो 3 के साथ 4 होगा, 5 होगा, कुछ भी होगा। तो इस पैटर्न को देखते हुए तुमको लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, तो ऐसा नहीं। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ जिससे याद करना आसान होगा हमेशा। जैसे ये M1 है, ये M2 है और ये M3 है। तो कभी भी 2 से ज्यादा पॉइंट मास दिखाई दे तो क्या करो, 2-2 का पेयर बना लो। जैसे ये 2-2 का एक पेयर बना ना, ये 1-2 का एक पेयर बना, फिर 1-3 का एक पेयर बना, फिर 2-3 का एक पेयर बना। तो 2-2 के जितने पेयर हैं उन सब के इंटरेक्शन एनर्जी को ऐड कर दो, और 2 पेयर का इंटरेक्शन एनर्जी का फॉर्मूला है आपके पास जो पार्ट ए में है ना। यस सर। तो 2 का आपको फॉर्मूला याद रखना है जो कि बहुत आसान है, पॉइंट मास के पोटेंशियल के जैसा ही फॉर्मूला है। और जब 2 से ज्यादा रहे सिस्टम में पार्टिकल तो क्या करो, उसमें कितना 2 पॉसिबल है, से 3 रहेगा तो 3, तो उसमें ए बी बी सी सी ए 3 हो सकता है यस है ना। सर। ऐसे ही 4 रहे तो 6 हो सकता है। तो 2-2 के जितने भी पेयर बनेंगे सबका इंटरेक्शन एनर्जी इंडिविजुअली ऐड कर देना है। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका हुआ, क्योंकि ये जो डिराइव करके देखा 3 का तो ये रिजल्ट वही सजेस्ट करता है ना। आई बात समझ में? यस तो सर। आप सर। ये समझ लो, अगर मोर देन 2 पॉइंट मास सिस्टम है तो उसका इंटरेक्शन एनर्जी इज समेशन ऑफ इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ ऑल पॉसिबल 2 पॉइंट मास सिस्टम, है ना। तो ऑल पॉसिबल 2 पॉइंट मास सिस्टम के इंटरेक्शन एनर्जी के फॉर्मूला को ऐड कर दो तो सिस्टम का मिल जाएगा। समझा कुछ? इसको कॉपी कर लीजिए।
डन सर। लिख लिया सबने? आगे बढ़ो। यस सर। Yes, sir. सर एक मिनट थोड़ा सा ऊपर करो। अभी नहीं लिखा है? सर थोड़ा सा ही ऊपर। हो गया सर, थैंक यू। तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन करो। दिख रहा है सबको? यस। बस इसके
डन सर। क्या आंसर आया? सेम सर वही आया जो उसने भेजा। बोलना बेटा। सर ए का -3 gm² / d। वेरी गुड, एकदम आसान है। ए का आंसर तीनों को सम कर दो, दैट इज -3 gm² / d। किसी को कोई डाउट? बोलो बेटा, बोलना। फर्स्ट के आंसर में किसी को कोई डाउट है? सर सेकंड में वर्क डन क्या होगा? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो Yes. फाइनली क्या हो गया? डी की जगह 2d हो गया, तो -3 gm² / 2d ये फाइनल एनर्जी होगा, -3 gm² / d ये इनिशियल एनर्जी है, तो यही वर्क डन होगा। यस सर। तो 3 gm² / d इसको कॉमन ले लेंगे तो 1 - 1/2 शायद ऐसा होगा। यस सर। तो 3 gm² / 2d ये आंसर होगा। यस। कोई डाउट किसी को फर्स्ट में? बोलो। नो सर। पक्का आगे बढ़ो। सर एक और सिमिलर सा करो, थोड़ा सा इससे एक स्टेप ऊपर। इसको कोशिश कीजिए।
बोलो कुछ। इनिशियल एनर्जी 0 होगी, यस सर। फाइनल एनर्जी माइनस Gm1m2 अपॉन डी प्लस हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, ऐसा होगा। ऐसा होगा, बोलना भाई। वो काइनेटिक और पोटेंशियल ऐड कर रहे हैं ना। हाँ, काइनेटिक एनर्जी दोनों का और सिस्टम का पोटेंशियल ऐड कर दिया। हो गया ऐसा, बोलिए। सर यस m1 v1 से इधर आ रहा होगा और m2 v2 से इधर आ रहा होगा, है ना। दोनों एक दूसरे पर इक्वल अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, तो सिस्टम पर नेट फोर्स 0 हो गया। इसका मतलब है m1 v1 और m2 v2 की वैल्यू बराबर होगी। यस तो बस इन तीनों को यूज कर लेना है। और हम लोगों को क्या चाहिए, v1 प्लस v2, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पूछा है ना। आई बात समझ में। यस सर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, मतलब सेकेंड का सम 0 होना चाहिए, होना चाहिए ना। यस सर। तो इसका मतलब हो गया, मेरे पास इक्वेशन हो गया हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन डी। हो गया। सर और मोमेंटम कंजर्वेशन से m1 v1 इक्वल टू m2 v2 है ही, तो इन दोनों से v1 v2 मिल जाएगा और v1 v2 मिल गया तो v1 प्लस v2 मिल जाएगा, यही आंसर होगा। चमका कुछ? यस सर। यस पक्का? सर। सर वो रिलेटिव, सर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो, मतलब कैसे m1 m2 की तरफ v1 वेलोसिटी से जा रहा है और m2 m1 की तरफ v1 वेलोसिटी v2 वेलोसिटी से जा रहा है, तो रिलेटिव v1 प्लस v2 होगा। हाँ हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।